नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 55वां व्याख्यान है और हम यहां पर सारी पॉलिटी आपको डिस्कस करा रहे हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय संसद का। भारतीय संसद का चित्र आपके सामने है और जो वर्तमान संसद भवन है जो आपके सामने दिख रहा है, यह अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था, जो कि आज़ादी से पूर्व ही तैयार हो चुका था। लेकिन हम देख सकते हैं कि वर्तमान में इस प्रकार का जो भवन है वह बनवाया जा रहा है और इसमें हम देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा होती है, इसके अंतर्गत क्या कार्य होते हैं, उनको आज हम समझने का प्रयास आज के व्याख्यान में करेंगे। और साथ ही आपसे जो परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप अपना उत्तर आसानी से दे सकें, ताकि जो कि अपनी संसद से संबंधित जो भी प्रश्न आपके सामने आते हैं उनको आप आसानी से हल कर पाएँ। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। अब सबसे पहले हम देखें कि क्या क्या चर्चा संसद के अंतर्गत की जाती है। तो संसद के बारे में प्रावधान सबसे पहले हम देखें कि संसद के बारे में प्रावधान कहाँ पर रखे गए हैं। तो संसद होती है वह केंद्र की सूची के अंतर्गत आती है, यानी केंद्र के अंतर्गत आती है। और केंद्र की चर्चा हम करते हैं भाग 5 में। और भाग 5 में ही जहाँ हम संसद की बात कर रहे हैं, तो संसद के अंतर्गत क्या आता है कि जो यहाँ पर 79 अनुच्छेद है, 79 अनुच्छेद से लेकर 122 अनुच्छेद तक किसकी चर्चा की जाती है, हमारी भारतीय संसद की बात की जाती है। अब इसके अंतर्गत किन किन विषयों पर चर्चा होती है, किस प्रकार के संगठन बनाए जाएंगे, किस प्रकार से संयोजन किया जाएगा, अवधि डिस्कस की जाएगी, जो भी कार्यकाल होता है, जो भी यहाँ पर मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स के अलावा इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इन सब का जो कार्यकाल होता है वह भी यहीं पर डिफाइन किया जाता है। किस प्रकार के अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। प्रक्रिया से संबंधित किस प्रकार से जो हमारी संसद है उसकी प्रक्रिया चलती है उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसके जो विशेषाधिकार हैं, जो देश को चलाने के लिए इसको जो विशेष अधिकार प्राप्त कराए गए हैं, उनकी बात भी इन्हीं आर्टिकल्स के अंतर्गत होती है। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि संसद के पास बहुत सारी पावर्स होती है। बिल बनाने से रिलेटेड पावर हो गई और भी अन्य शक्तियों को लेकर हम यहाँ पर इन आर्टिकल्स में अध्ययन करते हैं। और जो कि बहुत सारी बात हो जाती है, जो कि 79 आर्टिकल से लेकर 122 तक यहाँ पर बात की जाती है। अब ज़्यादा जानकारी प्राप्त ना करते हुए जो भी हमारी विशेष जानकारी है जो कि परीक्षा में पूछ ली जाती है उन पर हम देखेंगे। और सबसे पहले आपको कमांड बनानी है कि किस प्रकार से संसद का कार्य होता है। स्लाइड आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय संसद को। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। 3 अंगों की हम बात करें तो यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति होते हैं। इन तीनों को मिलाकर ही हमारी भारतीय संसद बनती है। इसके 3 अंगों के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब हम लोकसभा को थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करें तो लोकसभा के अंतर्गत यहाँ के मेंबर्स आते हैं, राज्यसभा के अंतर्गत इसके मेंबर्स आते हैं। अब राष्ट्रपति के बारे में आपने बहुत ही बेहतर तरीके से आगे अध्ययन किया, उसमें आपने समझा है कि जो पीएम होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अध्यक्ष होते हैं, इन सब की जो काउंसिल की और जो प्रधानमंत्री जी होते हैं, इन सब की सलाह पर यहाँ पर रूल्स बनाए जाते हैं। अंतिम जो सिग्नेचर होते हैं वह हमारे राष्ट्रपति के होते हैं। तो संसद के प्रमुख अंग कहे जाने वाले राष्ट्रपति खुद अपने आप में एक संसद की तरह कार्य कर सकते हैं। इनको अध्यादेश लाने की भी शक्ति होती है। अध्यादेश लाने की शक्ति आर्टिकल 123 यानी 123 के अंतर्गत इनको होती है। अब यहाँ पर हमें लोकसभा को समझना चाहिए कि लोकसभा क्या है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधि होते हैं वह जो चुनकर जाते हैं किसके पास, लोकसभा में जाते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 प्रकार के मेंबर्स हुआ करते थे। पहले मेंबर में देखें तो जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से जो चुनाव होता है, जिन्हें आप सांसद कहते हैं, जिन्हें आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, वो चुनकर जाते हैं और वह लोकसभा में बैठते हैं। और इसके अलावा 2 सदस्यों के लिए मनोनीत किया जाता था और इन सदस्यों को एंग्लो इंडियंस कहा जाता था। यानी एंग्लो इंडियंस, जो कि यहाँ पर आपको एक शब्द को समझना चाहिए कि जो एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे, यह किस लिए शामिल किए गए।
200 वर्षों तक जो भारत पर किसका प्रशासन रहा, ब्रिटेन का प्रशासन रहा, तो ऐसी स्थितियां आई कि उनके कई परिवार भारत में बस चुके थे और ऐसी कई महिलाएं थी जिन्होंने अंग्रेजों के साथ शादी की थी और ऐसे कई पुरुष थे जिन्होंने महिलाओं के साथ विवाह किया था और वह भारत के ही नागरिक बन चुके थे। अब हम देख सकते हैं कि एक लंबे समय तक रहने के बाद देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अतः ऐसे व्यक्तियों के लिए एंग्लो इंडियन कहा गया और हम देख सकते हैं कि इनकी संख्या भी पर्याप्त हुआ करती थी। अतः यहाँ पर जो इनकी संख्या हुआ करती थी तो इनका एक संगठन बन गया। इन संगठन के अनुसार इनकी जो जाति हुआ करती है, ताकि किसी भविष्य में चलकर जो रूल्स किया गया है इनके द्वारा, भले ही कैसी ही स्थितियां रही हों, कि इनकी जो भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज के व्यक्ति को यहाँ पर सुरक्षा प्रदान कराई जा रही थी। तो साथ में इन व्यक्तियों के लिए जिनके विवाह विदेशों में हो गए थे और विदेशी पुरुषों के विवाह भारत में हुआ करते थे, तो इनके लिए भी संरक्षण की बात की गई कि इनके लिए संरक्षण की क्या बात है। तो जो संविधान सभा है उनके द्वारा सलाह दी गई कि 2 सदस्य हम एंग्लो इंडियंस में से मनोनीत करेंगे और इनके चुनाव नहीं होंगे। चुनाव होंगे तो वो हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? इसलिए हार जाएंगे क्योंकि मूल भावना हमारे अंदर भारतीय है और लोगों से अगर वोटिंग कराई जाएगी तो वह वैसे ही हार जाएंगे और इनकी संख्या भी इतनी नहीं है कि इनकी यह एक लोकसभा क्षेत्र तैयार किया जा सके। तो ऐसे 2 सदस्यों के लिए अपनी कम्युनिटी, अपनी जो संगठन है उसको सुरक्षित रखने के लिए इनकी 2 सीटें यहाँ पर मनोनीत कर दीजिए, जो कि इनकी रिजर्व हुआ करती थी। तो यहाँ पर हमने समझा कि 2 प्रकार के मेंबर्स हुआ करते थे। अब वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है उसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। आप लेक्चर में बने रहिए। अब हम थोड़ी सी राज्यसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा में भी 2 प्रकार के मेंबर होते हैं। एक होते हैं जिनका इलेक्शन होता है, जो चुनकर जाते हैं, और दूसरे मेंबर्स होते हैं जो नामित किए जाते हैं। यानी यहाँ पर जिनकी जो सदस्य चुनाव नहीं लड़ते हैं और उनको राजनीतिक सलाह के लिए रखा जाता है, तो इनकी बैकडोर एंट्री यहाँ से कराई जाती है। विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को यहाँ से मनोनीत कर लिया जाता है। यानी यहाँ पर मन से उनको स्वीकार कर लिया जाता है कि आप सभा में बैठिए और अपने ज्ञान का जो भंडार है उसकी जो है बातें हैं वह सबके सामने प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर हम इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर जो वोटिंग कराई जाती है, जैसे कि हमने एमएलए के द्वारा वोट कराकर यहाँ पर राज्यसभा में कुछ सदस्य होते हैं तो उनकी चुनाव कराए जाते हैं। और इसके अलावा राज्यसभा सदस्यों के चुनाव कुछ मनोनीत किए जाते हैं। लगभग 12 सदस्य जो यहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं, इसकी जानकारी हम इस स्लाइड में लेते हैं। भारत की जो संसद होती है इसमें जो मेंबर्स देखें तो लोकसभा के मेंबर्स हुआ करते हैं 545। अब यह 545 मेंबर कहाँ से निकल कर आते हैं? अब यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि इसमें से जो 530 होते हैं वह देश से चुने हुए प्रतिनिधि व 2 नामित एंग्लो इंडियंस होते हैं। यानी यहाँ पर क्या हुआ करता था कि 528 जो यहाँ पर क्या होते थे वह चुनकर आते थे। 528 सांसद है जो यहाँ से चुनकर आते थे और 2 को नामित कर लिया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 13 कहाँ से आते थे? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 प्रतिनिधियों को केंद्र शासित प्रदेशों से शामिल किया जाता था। हम देख सकते हैं कि आपके जो सांसद होते हैं वो भारत के प्रत्येक क्षेत्र से निकल कर आते हैं, चाहे वह कहीं का राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो। इनके लोकसभा क्षेत्र डिफाइन कर दिए जाते हैं और उन लोकसभा क्षेत्रों के अनुसार उसकी जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं जो कि जाकर लोकसभा में बैठते हैं। और हम देख सकते हैं इनकी संख्या 528 होती है। 2 नामित किए जाते हैं, वो एंग्लो इंडियन होते हैं। और वर्तमान में हम देख सकते हैं कि यह जो पद है वह समाप्त कर दिया गया है। प्रक्रिया हम आपको थोड़े से आगे बताएंगे। 13 प्रतिनिधि यहाँ पर क्या होते हैं कि इसके अलावा 530 के अलावा जो 513 प्रतिनिधि ये हो गए तो हो गए हमारे 542, 543 और 2 एंग्लो इंडियन हो गए। तो 13 प्रतिनिधि केंद्र शासित प्रदेशों से निकल कर आते हैं, 530 हमारे राज्यों से निकल कर आते हैं जो कि हमारे सांसद कहलाते हैं। अब हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कुल सीटें होती हैं यहाँ पर 250। इसमें सदस्यों की संख्या 250 होती है। इसमें से क्या होता है कि 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। अब बचे कितने? 238।
तो 238 की चर्चा हम यहाँ पर कर देंगे। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के चुने हुए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो एमएलए होते हैं, उनके द्वारा 238 मेंबर को चुना जाता है और वो कहाँ पर बैठते हैं, हमारी राज्यसभा में बैठते हैं। और इसके अलावा 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। तो इस प्रकार आपने लोकसभा व राज्यसभा में डिफरेंस समझा, कितने सदस्य होते हैं, किस प्रकार से इनके चुनाव होते हैं। अब हम विशेष जानकारियों को यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। संसदीय शासन प्रणाली किस प्रकार से चली जाती है। संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन के वेस्ट मिनिस्टर बोला जाता है, यानी ब्रिटेन का जो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल है उसको यहाँ पर स्वीकार किया गया। अब दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि वेस्ट मिनिस्टर आखिरकार में है क्या, इतनी अच्छी चीज़ बता दी आपने। तो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल होता है, यहाँ पर कुछ नहीं है, एक छोटी सी यहाँ पर जगह है जहाँ पर यहाँ का जो संसद भवन बना हुआ है उसे वेस्ट मिनिस्टर कहा जाता है। और यहाँ के जो यह शब्द है तो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भारत की संसद को कहा जाता है, क्योंकि हम लोगों ने ब्रिटेन से ही अपनी संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया है। भारत का राष्ट्रपति, यहाँ पर हम देखें तो भारत का जो राष्ट्रपति हो जाए वह भले ही संसद का हिस्सा है। भारत का जो कि हमारी संसद होता है उसका 3 अंगों में से एक अंग भारत के राष्ट्रपति को माना जाता है। तो भले ही वह संसद का अंग होता है, लेकिन ना तो वह राज्यसभा में कहीं कभी भी जाकर बैठता है और ना ही लोकसभा में जाकर कभी भी बैठता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर जो भी बिल्स बनाए जाते हैं, जो इनकी जो जानकारी होती है वह राष्ट्रपति के पास लेटर द्वारा भेज दी जाती है, जिस पर यह सिग्नेचर करते हैं। यह अपने ऑफिस में रहते हैं, ना तो यह राज्यसभा में जाते हैं ना लोकसभा में जाते हैं। संसद को बुलाना भंग करना किसके हाथ में होता है, वह होता है प्रधानमंत्री के हाथ में। हमारी जो संसद होती है, सबसे पहले हमें संसद के बारे में क्या समझा कि संसदीय प्रणाली को हमने ब्रिटेन से स्वीकार किया, एक बात। दूसरी बात में हमने देखा कि जो राष्ट्रपति यहाँ पर होते हैं वह ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इनका एक सेपरेट ऑफिस होता है जहाँ पर इनको साइन कराने के लिए, बिल्स पर साइन कराने के लिए भेजा जाता है, जिसे राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। अब संसद को बुलाना, इसको भंग करना, यह किसके हाथ में होता है, यह भी राष्ट्रपति के हाथ में होता है। लेकिन इसको बुलाने व भंग करने की सलाह किसके द्वारा दी जाती है, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जाती है। ब्रिटेन की जो लोकसभा है उसे हाउस ऑफ कॉमन, अब लोकसभा को आप एक बात और उच्च सदन व निम्न सदन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, जो हमारी लोकसभा है इसको निम्न सदन कहा जाता है। अब निम्न सदन के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं कि निम्न सदन क्यों कहा जाता है। यहाँ पर वोट के द्वारा जो भी यहाँ पर राज्य क्षेत्रों से होकर जो यहाँ के जो राज्य होते हैं, यहाँ से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, तो यहाँ पर इसको निम्न सदन कहा जाता है। और जहाँ पर लोगों को जो एमएलएस के द्वारा चुना जाता है और राज्यसभा में जो कार्य होता है उसको उच्च सदन कहा जाता है। तो जो ब्रिटेन का निम्न सदन हुआ करता है, यानी ब्रिटेन की जो लोकसभा हुआ करती है, उसे हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ब्रिटेन से क्या करना, हम तो भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा महत्व है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मेरे दिमाग में यह हमेशा से ही उठता था। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे ही आप IR पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन लिखा आएगा। आप देखेंगे कि न्यूज़ पेपर में हाउस ऑफ कॉमन लिखा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लिखा है, तो आप कैसे समझेंगे। सीनेट के बारे में चर्चा हो रही है, आपको तो पता ही नहीं होगा कि यह चीज़ें कहाँ से निकल कर आती हैं। तो आपको यह समझना है कि जिस प्रकार हमारे यहाँ पर लोकसभा है उसी प्रकार यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन होता है। जिस प्रकार हमारे पास राज्यसभा है यानी उच्च सदन है, उसी प्रकार यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड होता है। लॉर्ड यानी यहाँ पर लॉर्ड जो कि बड़ा होता है या उच्च होता है उसके लिए बोला जाता है। गॉड के लिए भी लॉर्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड किसको बोला जाता है, उच्च सदन को बोला जाता है। अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है, सीनेट कहा जाता है। जो यहाँ का उच्च सदन है उसको सीनेट व निम्न सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। तो इस प्रकार जैसे ही आपके जो न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो उसमें आपको समझना चाहिए कि क्या सीनेट है, क्या हमारी जो हाउस ऑफ कॉमन है, क्या राज्यसभा है। तो इस प्रकार आप अपने अंतर्राष्ट्रीय जो भी न्यूज़ पढ़ते हैं वह आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आएगी। संसद के सदस्य की जो सीटें होती हैं उनका आवंटन राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।
अमेरिका के प्रत्येक व्यक्ति, अमेरिका में प्रत्येक राज्य में 2 सीटें दी जाती हैं। यह डिफरेंस आपको समझना है। भारत में क्या मॉडल पेश किया जाता है, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि भारत में मान लो हमने जनसंख्या देख ली। अब जनसंख्या हमारी 135 करोड़। अब 135 करोड़ को हम डिवाइड करेंगे कितने में, यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे कि जो संख्या होती है 545 या 543 यहाँ पर संख्या होती है। तो 543 में डिवाइड करने के बाद जितनी जितनी जनसंख्या आती है, मान लो यहाँ पर जो हमारी संख्या आती है, मान लो आ गया हमारा 1.5 लाख आ गया है, ठीक है। 150 लाख जनसंख्या एक व्यक्ति के हाथ में आ गई। 1,50,000 जनसंख्या एक व्यक्ति के हाथ में आती है। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी 150 लोगों का एक में जो लोकसभा क्षेत्र है वह चुन लिया जाएगा और उस लोकसभा क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को खड़ा किया जाएगा और यहाँ से उसका चुनाव करवाया जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमने क्या समझा कि संसद किस प्रकार से आते हैं। और अमेरिका में हम देखें तो अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में पहले से ही इतनी अच्छी सुव्यवस्था इन्होंने बना के रखी है। यहाँ पर 50 राज्य हुआ करते हैं। 50 राज्य आप मैप में देखेंगे तो इस प्रकार से बटे हुए हैं और प्रत्येक यहाँ पर जो राज्य होता है उसके लिए 2 सीटें दी जाती हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ की जो संसद है उसमें लोकसभा की सीटें हैं वह 100 सीटें हुआ करती हैं और हमारे यहाँ पर 543 सीटें हुआ करती हैं। चूँकि अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है और व्यवस्थाएं भी उतने ठीक तरीके से नहीं है जिस प्रकार की अमेरिका के सापेक्ष में हम देख सकते हैं। अब हमने अमेरिका और भारत के मॉडल को समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से यहाँ पर सांसद है उनको चुना जाता है और किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर चलती है। संसदीय शासन प्रणाली में आगे देखें तो अमेरिका में संसद की सीटों को समान रूप से वितरित किया गया है। अब हम देख सकते हैं कि वो संघवाद का जो मॉडल वहाँ पर फेडरल मॉडल है, स्ट्रक्चर जो कि वहाँ पर स्वीकार किया जाता है। यदि यहाँ पर सीटों की बात की जाती है तो अव्यवस्थाएं फैल जाएंगी, इसलिए यहाँ पर एक व्यवस्थित तरीके से बनाने के लिए इन्होंने इस प्रकार के निर्णय लिए हैं। चूँकि भारत की परिस्थिति इसके परिप्रेक्ष्य में अलग है, इसलिए BR अम्बेडकर द्वारा कहा गया कि हमने किसी के भी संविधान को सीधे सीधे अडॉप्ट नहीं किया है, हमने काट छाट करके इसमें परिवर्तन करके अपने भारत की परिस्थितियों के अनुसार अपने संविधान को बनाया है। तो अब जैसे ही अध्ययन कर रहे हैं आपको समझ आता होगा कि कितना डिफरेंस होता है यूके के, अमेरिका के और भारत के संविधान में। भले ही हमने आइडियाज़ लिए हों लेकिन परिस्थितियाँ हमारे यहाँ पर अलग हैं और अलग तरीके से उनको स्वीकार किया गया है। अब लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में क्या है 545 है। अधिकतम इसकी सीटों की संख्या 552 होनी चाहिए, इससे अधिक सीटें नहीं होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 545 सीट हमारे पास हैं। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नामित करने की जो सीमा हुआ करती थी उसको 1960 तक आगे बढ़ा दिया गया था। यानी हम देख सकते हैं कि जब संविधान बनाया जा रहा था तो इनके द्वारा कहा गया कि अब यह व्यक्ति इतने आसानी से तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी महिला का विवाह, जो अंग्रेजी महिला है उसका विवाह भारत में हो गया तो उसको अधिकार ना दें। तो इसके लिए उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया। 1947 में इनके द्वारा बात कही गई कि हम 1960 तक इनके लिए संरक्षण देंगे, 2 सीटें इनके लिए सेपरेट रखेंगे। इसमें इनको रिजर्वेशन की बात की गई तथा लोकसभा में 2 सीटें नामित की जानी थी। अब यह निर्धारित किया गया। इसके बाद हम देख सकते हैं कि 95वां संविधान संशोधन आया। 1960 का जो समय बीत गया इसके बाद और आगे इस चीज़ को बढ़ाया गया और हम देख सकते हैं कि 95वां संविधान संशोधन 2009 में किया गया और इस अवधि को बढ़ाकर 2020 कर दिया गया। और हम देख सकते हैं कि 2020 तक एंग्लो इंडियन को यहाँ पर शामिल किया जाता था। अब तक हो चुका था तो 2020 में इसकी जैसे ही समय सीमा समाप्त होती है और जो हमारे प्रधानमंत्री जो होते हैं नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उनके द्वारा घोषणा कर दी गई थी कि एंग्लो इंडियन के सदस्यों के जो प्रावधान है उसको अब हम समाप्त करते हैं। तो एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान थे उसे समाप्त कर दिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, जो कि विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। जो विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं उनको यहाँ पर शामिल किया जाता है। जैसे कि हमने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर
जो कि क्रिकेटर हुआ करते थे उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया था, और जो रंजन गोगोई जी हैं उनको भी यहाँ पर नामित किया गया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति को यहाँ पर नामित कर लिया जाता है। राज्यसभा में 245 में से 230 सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। इसके लिए राज्य से नामित सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। अब हम देख सकते हैं कि जब यहाँ पर किसका चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है, तो जो इनकी संख्या होती है 245 सदस्यों की संख्या होती है, जिसमें से 233 का ही चुनाव होता है। अब जो 12 सदस्य थे वो तो यहाँ पर हमने निकाल दिए, अब बचे हमारे 233 सदस्य। तो इनके चुनाव में जो वोटिंग डालने का काम करते हैं वह कौन करते हैं, वह करते हैं हमारे एमएलए कहाँ से निकल कर आते हैं, यह राज्यों से निकल कर आते हो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब यहाँ पर वोटिंग कराई जाती है तो राज्य में भी कुछ सदस्य नामित किए जाते हैं, और इन नामित सदस्यों को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता। यह बात आपको याद रखनी है। राज्यसभा में राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव 2 वर्षों में करवाया जाता है, इसलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। जहाँ जहाँ ऐसी बातें होती हैं आपको याद रखनी है कि राज्यसभा स्थायी सदन है, यह कभी समाप्त नहीं होता, और लोकसभा अस्थायी सदन है। जैसे ही सरकार जाती है लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। अब कभी भंग नहीं होती, इस बात को भी आप समझ लीजिए कि यह क्यों भंग नहीं होती है। इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वह कभी भी हर 2 वर्षों में, प्रत्येक जो 2 वर्ष होते हैं 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। मान लो कि आपका एक परिवार है जिसमें सदस्यों की संख्या है 10 सदस्यों की संख्या है, और 10 सदस्यों में से हम देख सकते हैं कि मान लो 3 सदस्य कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो यह नहीं कह सकते कि आपका पूरा परिवार यहाँ पर नहीं है, और जो बाकी जो सदस्य होते हैं वह कार्य करते रहते हैं। और हम देख सकते हैं कि जो 3 सदस्य हैं वह घूम कर आ जाते हैं, और 2 वर्ष बाद फिर समय आता है, तो आप बोल सकते हैं कि आप 3 लोग तो गए थे, तो अगले 3 सदस्य जाएंगे और यह 3 सदस्य घर पर रह जाएंगे। तो इसी प्रकार का काम यहाँ पर किया जाता है कि यहाँ पर प्रत्येक 2 वर्षों में यहाँ पर चुनाव होते रहते हैं और सभा आसानी से चलती रहती है, अतः इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। आगे देखते हैं लोकसभा के चुनाव किस प्रकार होते हैं। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है सीधे जनता के द्वारा होता है। आपने अपने सांसद को सीधे तौर पर वोट दी होगी, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपके द्वारा ही क्या चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों को चुना जाता है। इन्हें सांसद कहा जाता है। इनके चुनाव के लिए लोकसभा क्षेत्र बनाए जाते हैं। टोटल भारत की जनसंख्या में से डिवाइड कर देंगे 545, और जो भी जनसंख्या क्षेत्र की जो भी संख्या आती है, जो भी क्वांटिटी आती है, उस क्वांटिटी के हिसाब से लोकसभा क्षेत्र बना दिए जाते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि यूपी में जनसंख्या 20 करोड़ है और यहाँ पर सदस्यों की संख्या 78 हुआ करती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 20 से 30 सांसद भी हुआ करते हैं, और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अपने अपने राज्यों में अलग अलग सांसद हुआ करते हैं। उनको किस बेस पर दिया जाता है, उनको जनसंख्या के बेस पर यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र गठित किए जाते हैं। इसके अलावा हम देखें तो अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में यह बात हमने देखी थी कि वहाँ पर एक राज्य से केवल 2 सदस्यों को शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं बहुमत प्राप्त करने वाले प्रतिनिधि को लोकसभा सदस्य चुन लिया जाता है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि बहुमत क्या है। तो बहुमत आपको ऐसी बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे कि मान लो लोकसभा का चुनाव हो रहा है और किसी व्यक्ति को क्या होता है, इसमें मान लो 10 व्यक्ति खड़े हुए हैं, तो एक व्यक्ति है उसके लिए 35% मतदान प्राप्त हो जाता है, और बाकी हम देख सकते हैं कि 65% मतदान जो यहाँ पर बचता है। तो 65% जो मतदान बचता है वह बाकी 9 मेंबर्स को मिलता है, जो कि इससे कम होता है। तो यहाँ पर इसको प्रेफरेंस दी जाएगी और इसको नेता मान लिया जाएगा, यानी अपना लोकसभा सदस्य मान लिया जाएगा, सांसद चुन लिया जाएगा। जनगणना के बाद लोकसभा क्षेत्रों को बढ़ाया जा सकता है, यानी हम देख सकते हैं कि 1952 में, 1962 में, 1972 में जैसे ही जनसंख्या की गणना कराई गई और जनसंख्या जैसे ही बढ़ी, तो हम देख सकते हैं कि लोकसभा सदस्यों की सीटों को भी बढ़ाया गया। अब बार बार सीटों को बढ़ाया जा रहा था प्रत्येक 10 वर्षों में,
तो हम देख सकते हैं कि सन 2000 तक सीटों को निश्चित कर दिया गया था। 72 के बाद 2000 तक ऐसा कह दिया गया था कि अब हम सीटों को नहीं बढ़ाएंगे। अब हम देख सकते हैं कि 84वें संविधान संशोधन फिर से किया गया, जो कि 84वें संशोधन 2000 में निकल कर आया। इसमें कहा गया कि 25 वर्षों के लिए इसे निश्चित कर दिया जाता है और 2026 के बाद सांसदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब 2026 भी आने वाला है और संसद भवन भी इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि बड़े हुए जो सदस्य हैं उनको वहां पर बैठाया जा सके। तो नए संसद भवन के लिए एक तर्क यह भी दिया जाता है। तो नए लोकसभा भवन का निर्माण भी इसके लिए कराया जा रहा है, जो कि आपने थंबनेल में देखा है। इसके चुनाव के लिए एकल मतदान पद्धति को स्वीकार किया जाता है। तो जिस प्रकार का चुनाव कहाँ पर हमने देखा था राष्ट्रपति का होता था, उसी प्रकार का चुनाव राज्यसभा के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं आगे। अब कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जैसे ही 1/3 मेंबर का जो चुनाव होता है वह उनकी समय सीमा हो जाती है, तो 1/3 मेंबर्स को यानी 1/3 सदस्यों का चुनाव यहाँ पर कर दिया जाता है और जो पुराने सदस्य होते हैं उनका चुनाव उनके द्वारा उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। इनके 1/3 चुनाव को 2 वर्षों में कर दिए जाते हैं। अतः सदन भंग नहीं होता, इसलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि प्रारंभ में क्या हुआ होगा। प्रारंभ में जैसे ही राज्यसभा बनाई गई होगी तो हम देख सकते हैं कि 2 वर्षों के बाद ही इस प्रकार की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया होगा और 2 वर्ष के बाद जैसे ही प्रक्रिया को प्रारंभ किया होगा, जैसे को मान लो 1950 में हम लोगों का संविधान बन के तैयार हुआ, अब राज्यसभा बनानी होगी। तो राज्यसभा बनाते समय क्या बात हो रही थी कि 6 वर्ष का हम लोगों का कार्यकाल है और 2 वर्ष हुए और 1/3 सदस्यों का चुनाव यहाँ पर होना था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इनके अधिकार का हनन हो रहा था। इनको 4 वर्ष पहले ही इनको बाहर कर दिया जा रहा था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर लॉटरी सिस्टम अपनाया गया और लॉटरी के द्वारा ऐसे 1/3 सदस्यों को के जो संख्या थी उनके लिए रख दिया गया था। तो इसके माध्यम से इनको अलग कर दिया गया था और इसके बाद हम देख सकते हैं कि एक बार प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी तो इसके बाद अधिकारों का हनन नहीं हुआ और बार बार 2 बार ऐसा हुआ कि 2 वर्ष के बाद और 4 वर्ष के बाद तीसरी वर्ष से यह जारी रही। लोकसभा की बात करें तो इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इन्हें जनता द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है। जो हमारे सांसद होते हैं 5 वर्षों के लिए चुनकर आते हैं। यह अस्थायी सदन होता है क्योंकि 5 वर्ष पूरे होने पर पूरी सभा को भंग कर दिया जाता है और फिर से चुनाव कराए जाते हैं। अलग पार्टी की भी सरकार आ सकती है और जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी की सरकार भी आगे आ सकती है। तो इस प्रकार हमने लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति के बारे में पहले ही अध्ययन कर चुके थे। तो सारी संसद आपको समझ में आई होगी कि संसद में किस प्रकार से कार्य होता है, किस प्रकार से यहाँ पर संख्याएं होती हैं। तो इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से और अध्ययन करते रहें पॉलिटी का। इसके पहले हमने सारी हिस्ट्री आपको कवर करा के रखी है, उसका आप अध्ययन कीजिए। एक के बाद एक लेक्चर्स, लगभग 100 से ऊपर लेक्चर वहाँ पर दिए हुए हैं, उनका आप अध्ययन कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।